मैरिड कपल को 1 साल हो जाए ना, उसके बाद ये होता है कि अपना बेबी प्लान कर लो, बाद में मुश्किल होने वाली है। हाँ, द बेस्ट एज फॉर फर्टिलिटी लड़कियों में 21 to 30। अगर हो रही है, अबॉर्शन हो रही है, अगर आपको किसी को एडवाइस करनी हो तो वो कौन से कपल्स होंगे इस स्टेज में, मतलब फर्स्ट टाइम ही हम क्योर कर सकेंगे, तो वो कौन से लोग होंगे? जो एडवांस स्टेज वाले कपल है जिसमें मदर की एज 35 के ऊपर है या फादर की एज भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गलत एडवाइस क्या दी जाती है जब किसी का फर्स्ट टाइम बेबी अबॉर्ट हो जाता है? सो इतना सेडेंट्री होना भी अच्छी बात नहीं होती। क्या हस्बैंड्स कभी अपना चेकअप करवाने के लिए खुद आते हैं? हस्बैंड सैंपल नहीं देंगे कि पहले तुम अपना सारा चेकअप करवा लो, अगर सब सही हुआ तो मैं देखूंगा। वुमेन के साथ साथ मेन का भी उतना ही रोल प्ले होता है। आप जितना मर्जी कह लो कि मुझे तेरे दर्द का एहसास है, वो नहीं हो सकता। तो एक हस्बैंड को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, बी अ टीम। चलो हम डॉक्टर से मिलते हैं, हम अपना फिर से ट्रीटमेंट कराते हैं। हर उस वुमन को जिसको ये फील होता है कि मेरा बेबी लॉस हुआ है उसकी वजह से, किसी भी यंग लड़की के लिए एक अबॉर्शन बहुत ही फिजिकली एंड मेंटली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। आपके करियर में कितने ईयर्स के बाद भी प्रेगनेंसी हुई है या कितने अबॉर्शंस के बाद भी एक फीमेल ने कंसीव किया है? मैरिड कपल्स के लिए सबसे बड़ी खुशी अगर कोई होती है वो होती है पेरेंट्स बनने की खुशी। लेकिन कुछ पेरेंट्स के हिस्से में ये खुशी नहीं आती क्योंकि उनको बार बार बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जिसे कहा जाता है रेकरिंग प्रेगनेंसी लॉस। आरपीएल से मशहूर ये टर्म है जो बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किए हैं मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। और जो ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं उनके सामने एक चैलेंज बार बार खड़ा होता है कि क्या अब हमने दोबारा प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है कि नहीं। शायद ये पॉडकास्ट उनकी हेल्प कर पाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका कॉज जानने की, इसका ट्रीटमेंट जानने की और पॉपुलर मिथ्स जानने की कि कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ हमारी सोशल सोसाइटी में फैला दी गई हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहते हैं। सो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर जसलीन रंधावा, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मैम का और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और मैम, मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, आरपीएल थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि रेकरिंग प्रेगनेंसी लॉस एक्चुअल में है क्या और ये होता क्यों है? सो रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इज़ बेसिकली ये डेफिनेशन है कि अगर किसी की भी लाइफ में 2 या 2 से ज़्यादा बार क्लिनिकल प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई है 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले तो हम उसको रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहेंगे। अब मैंने यहाँ एक टर्म यूज़ की, क्लिनिकल प्रेगनेंसी। तो क्लिनिकल प्रेगनेंसी का मतलब है वो प्रेगनेंसी जो हमें दिखी स्कैन पे। सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने को हम क्लिनिकल प्रेगनेंसी नहीं कहेंगे। ये आपने बताया कि अगर 20 हफ्ते हो गए उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम आरपीएल बोलते हैं। 20 हफ्ते से पहले 20 हफ्ते से पहले अगर हो गया तो मिसगैरेज किसको कहा जाता है? मिसगैरेज और आरपीएल आर द बोथ टर्म्स सेम टर्म्स और इसका ही पार्ट है? सो मिसकैरेज कैन बी अ पार्ट ऑफ द आरपीएल। कोई किसी भी अबॉर्शन को हम लेमैन टर्म में मिसकैरेज बोल देंगे, लेकिन एक है तो भी मिसकैरेज है, एक है तो आरपीएल नहीं है। आरपीएल इज ऑलवेज 2 और मोर। अच्छा, मतलब अगर कोई पेरेंट पहले बेबी एक बार अबॉर्ट हो चुका है उनका और सेकंड टाइम फिर से उनको प्रॉब्लम फेस सेकंड करनी टाइम पड़ कभी रही भी है, लाइफ में, चाहे एक बच्चे के बाद भी, इट डजंट हैव टू बी कंसेक्यूटिव, इट कैन बी। ज़रूरी नहीं है कि 2 इकट्ठे अबॉर्शन चाहिए। पहले एक अबॉर्शन हो गया, फिर एक बेबी हुआ, फिर तीसरी बार फिर से अबॉर्शन हो गया, तो हम उसको भी रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या आरपीएल बोलेंगे। तो मैम, ये होता क्यों है? इसका कॉज क्या है? क्या नेचुरल कॉज है इसका या मैन मेड कॉज है कि हमारी गलती की वजह से ये चीज़ हो जाती है? नहीं, एक्चुअली ये सबसे बड़ा मिथ है इसके बारे में कि ये किसी की वजह से है, हमारी कोई गलती नहीं है। आई वुड से नोबडी वांट्स आरपीएल। किसी को अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। वी विल नॉट विश इट ऑन एनीबडी। सो बेसिकली इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि अराउंड 50% में सारे टेस्ट करने के बावजूद भी आपको कोई रीज़न नहीं मिलेगा। 50% में फिर भी वो अनएक्सप्लेन्ड ही रह जाएगा। कॉजेज़ इसके बड़े हो सकते हैं, जैसे कि जो एम्ब्रियो है, जो अंदर इम्प्लांट हुआ है, जो उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी हो सकती है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर 10 हफ्ते से पहले आपका प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है, जो पहले 2-3 महीने में कहते हैं ना हो गई, हार्ट बीट नहीं आई, सो मोस्ट ऑफ दोज 95% ऑफ दोज आर बिकॉज एम्ब्रियो ही अबनॉर्मल था। अब एम्ब्रियो की अबनॉर्मैलिटी
बहुत पहले डिसाइड हो चुकी है, तब आपको पता भी नहीं था आप प्रेग्नेंट हो। तो इसलिए आई वुड से कि आप खुद को ब्लेम ना करो कि आपको आरपीएल हुआ है। बाकी कॉजेज़ में अगर मदर फादर की कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री है या उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी चल रही है या उनको किसी तरह के कोई सिंड्रोम्स हैं, उसमें ऐसे हो सकता है। अगर हम कहें कि फादर के स्पर्म्स में कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से एम्ब्रियो की अबनॉर्मेलिटी हो सकती है और उसकी वजह से आरपीएल हो सकता है। मैम आपकी अभी इस आंसर से दो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। पहले आपने कहा कि ब्लेम किया जाता है, तो अगर ब्लेम की बात करें तो 3 लोग इन्वॉल्व होंगे मेरे हिसाब से जो इस चीज़ में है। एक तो कपल, तीसरा डॉक्टर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ब्लेम किस पे किया जाता है? सेकंड पे कौन आता है और थर्ड पे कौन आता है? देखो वो तो हर कपल के लिए और हर फैमिली के लिए अलग है, बट आई वुड से सबके ऊपर ही आता है। सो ये आता होता है लेडीज़ के ऊपर बहुत, जो इंटेंडिंग मदर होती है उसके ऊपर बहुत ब्लेम आता होता है कई बार कि तुमने कुछ गर्म खा लिया होगा, या जो बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन हमारी ओपीडी में आते सीढ़ियाँ चढ़ ली होंगी या कोई काम कर लिया, उस सब से आरपीएल नहीं होता है। सो दोज आर वेरी रेयर कॉजेज़, और वो भी इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल टू ब्लेम। हम सबको ब्लेम डाल देते हैं और वो सही नहीं है। डॉक्टर के ऊपर आता है कि आपकी दवाइयों के बावजूद भी धड़कन नहीं आई, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि देखो धड़कन डालना ना भगवान के हाथ है, धड़कन देना और रोकना दोनों भगवान ने अपने हाथ रखे हैं, हमारे हाथ नहीं है। मैम आपने इसमें एक और वर्ड यूज़ किया कि हस्बैंड का स्पर्म भी मैटर करता है उस चीज़ में, तो क्या हस्बैंड्स कभी अपना चेकअप करवाने के लिए खुद आते हैं? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम वुमेन आर ऑन क्वेश्चन कि आपकी वजह से है। मुझे नहीं लगता कि मेल्स इतना इसके लिए आगे आते होंगे कि आते हैं, कि ये मिथ है। नहीं, ज़्यादा नहीं आते हैं। इनफैक्ट जब हम मेरा काम मेनली इनफर्टिलिटी का है, जिनको बच्चे नहीं लगते, आई हेल्प देम। सो उस केसेस में भी मैंने देखा है कि लेडीज़ आके हर तरह के अनकम्फर्टेबल एंड इन्वेजिव टेस्ट करवा रही हैं। ट्यूब्स टेस्ट करवा ली, विच इज़ नोन के भी बहुत पेनफुल होता है। ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग करवा ली, ब्लड टेस्ट करवा लिए, हर सब कुछ करवा लिया। हस्बैंड सैंपल नहीं देंगे कि पहले तुम अपना सारा चेकअप करवा लो, अगर सब सही हुआ तो मैं देखूँगा। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई थिंक यू शुड बी यूनाइटेड, एक मतलब कपल की तरह, एक टीम की तरह बिहेव करो तो बेटर है। बट आज भी हमारी सोसाइटी में पहला ब्लेम लेडीज़ के ऊपर ही जाता है। अगर हम ये मान लेते हैं, चलो कॉज आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये कुछ कॉजेज़ होते हैं, 100% सारे कॉजेज़ तो डिस्कस डेफिनेटली नहीं हो सकते, लेकिन अगर कॉज डायग्नोज हो गया, अब उसके क्या टेस्ट वगैरह होते हैं, क्या ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट चलते हैं और क्या टेस्ट होते हैं और कैसे आप डायग्नोज करते हो इसको? सो एक मैं बात बताती हूँ कि 3 अबॉर्शंस के बाद भी, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के बाद, यू हैव अप टू 55 to 75% चांस कि सब कुछ ठीक हो जाएगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। इसलिए फर्स्ट थिंग टू डू इज़ कि यार हिम्मत मत हारो, स्ट्रेस मत लो, एंड यू शुड बी ओके। और जहाँ तक आप पूछ रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, द ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द कॉज। जो कॉज मिला है उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक रहेगा। अगर यूट्रस में कॉज है तो आप हिस्टेरोस्कोपी से यूट्रस क्लियर कर दो, उसकी जगह बना दो। अगर जैसे स्पर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी ट्रीटमेंट है। द बेस्ट पार्ट इज़ जिस चीज़ की ट्रीटमेंट है वो तो हम कहते हैं देखो उसको तो तुम मानो ही मत के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता ही अब लगी है, ट्रीटमेंट लो एंड हैव अ हैप्पी फैमिली। देयर इज़ अ लिमिट टू साइंस बट देयर इज़ नो लिमिट टू गॉड। भगवान की कोई लिमिट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई जहाँ पे हम भी बोल देते हैं ना कि यार मुश्किल है, वहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत लोगों के प्रेगनेंसीज हो जाती है। आपके करियर में कितने ईयर्स के बाद भी प्रेगनेंसी हुई है या कितने अबॉर्शंस के बाद भी एक फीमेल ने कंसीव किया है और उसके बाद बेबी हुआ है? यार मैंने 5 अबॉर्शंस के बाद तो देखे हुए हैं स्पॉन्टेनियसली, कि मतलब खुद बिना उसके 6 टाइम सही हुआ है। अच्छा, मतलब स्टिल मतलब आफ्टर 5 भी ये होप्स होती हैं, लेकिन मैम बहुत सारे लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे हिसाब से फर्स्ट अबॉर्शन पे ही हिम्मत हार जाते होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने कब क्या होती है? देखिए मैं समझना चाह रहा हूँ इस चीज़ को और लोगों के सामने भी, कि मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें कभी ना कभी फैमिली में ये इशू आया है, तो अगर उनके पास वो फर्स्ट स्टेज पे खड़े हैं कि फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई है, अब उनका माइंडसेट क्या होगा और उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखो अगर फर्स्ट टाइम अबॉर्ट हुआ है तो सबसे पहले तो यही बेसिकली देखो, फर्स्ट टाइम में तो ना किसी को पता ही नहीं होता। 70% पेशेंट्स आजकल आज तक भी ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अनप्लान प्रेगनेंसी की होती है। सो उनको भी नहीं पहले पता होता कि वी आर गेटिंग प्रेग्नेंट,
तो अगर अबॉर्शन हो भी जाए तो आई वुड एडवाइज कि बेटा टेक अ ब्रेक, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अब ये वाला एक क्वेश्चन मैं अब बता देती हूँ, सॉरी, कि मेरे पास ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारा पहला वाला अबॉर्ट हो गया है, सो क्या हम 6 महीने 1 साल वेट करें? सो उसका आंसर है नहीं, वेट टिल यू फील फिजिकली एंड मेंटली फाइन। मैम अभी आपने जैसे बताया कि काफ़ी देर तक लोग नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि 1 साल तक वेट करनी चाहिए या 2 साल तक में भी वेट करनी चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सबसे ज़्यादा गलत एडवाइस क्या दी जाती है जब किसी का फर्स्ट टाइम बेबी अबॉर्ट हो जाता है? ओके, हमारी कंट्री में बहुत एडवाइस मिलती है एंड ज़रूरी नहीं कि सब सही हो। सो अगली प्रेगनेंसी में लेडी को बोला जाता है आप बिल्कुल भी बेड से नहीं उठेंगी। ये कोई डॉक्टर नहीं, ये उनके घर वाले ही बोलते हैं। इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि जितना आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेंगे, इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब नॉर्मल चल रहा है, तो जितना आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करोगे उतना बेटर है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडवाइस दिया जाता है कि भाई एक तो कोई गर्म चीज़ नहीं खाओगे। अब गर्म चीज़ की डेफिनेशन क्या है कि हर जोग्राफिकल एरिया से बदल जाती है। सो गर्म चीज़ नहीं खाओगे, एक्सर्शन तो बहुत दूर की बात है, तुम बस बेड से बाथरूम तक जाओगे या अपनी प्लेट छोड़ने किचन तक जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। सो इतना सेडेंट्री होना भी अच्छी बात नहीं होती है, उसके आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा गलत एडवाइस है जो कि लेडीज़ को दिया जाता है। अगर हो रही है अबॉर्शन हो रही है, इसके सबसे ज़्यादा वनरेबल ये किसके लिए है? मतलब कौन से लोग हैं जो मोस्टली अफेक्टेड हैं और हाई रिस्क हैं? सपोज अगर आपको किसी को एडवाइस करनी हो तो वो कौन से कपल्स होंगे जो इस स्टेज में, मतलब फर्स्ट टाइम ही हम क्योर कर सकें या फर्स्ट टाइम बचना है, तो वो कौन से लोग होंगे? सो नंबर 1 हाई रिस्क पे होंगे जो एडवांस स्टेज वाले कपल है, जिसमें मदर की एज 35 के ऊपर है या फादर की एज भी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड, जिसमें मदर को या इवन फादर को डायबिटीज़ या किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं या हाइपोथायराइडिज्म है। थर्ड, अगर मदर ओवरवेट है तो दीज, एंड फोर्थ, अगर हाई स्ट्रेस जॉब्स में चल रहे हैं कपल्स। मैम आपकी बातों से ना मुझे एक अपनी कहानी याद आ रही है कि एक सबसे ज़्यादा प्रेशर और सबसे ज़्यादा टॉक जब एक मैरिड कपल को 1 साल हो जाए ना, उसके बाद ये होता है कि अपना बेबी प्लान कर लो, बाद में मुश्किल होने वाली है। हाँ, सबसे ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, अभी कर लो बाद में दिक्कत होती है। और बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो मैरिज के बाद कहते हैं 3-4 साल हमने पहले लाइफ को एंजॉय करना है, देन हम देखेंगे, देन मे बी देयर आर फ्यू कपल्स जिनको कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द राइट टाइम कि जिसमें अगर मुझसे सोचा जाए कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आफ्टर मैरिज, क्या एक्चुअल में है भी ऐसा राइट टाइम या एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि हमें इतनी देर में कर लेना चाहिए, देन कॉम्प्लिकेशंस होगी? ओके, सो जब भी कोई कपल ट्राई करना चाहता है, द बेस्ट एज फॉर फर्टिलिटी लड़कियों में 21 to 30 है। अच्छा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो नेचर है, वो कुदरत है। कुदरत कहती है कि लड़कियां मोस्ट फर्टाइल 21 to 30 तक होती है, 32 तक थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है, 35 तक और डिक्रीज़ होता है, और 35 के बाद हम इंडियंस में, स्पेशली पंजाबियों में, फर्टिलिटी नीचे जानी ही जानी है। एंड कई हमारे पंजाबी ही फैमिलीज़ होती हैं जो बाहर सेटल्ड होती हैं, राइट। और बाहर क्या है कि 45 तक भी आराम से बच्चे लग रहे होते हैं। आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो 45 तक भी आराम से हो रहे होते हैं, तो वो उस टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे होते हैं। एंड इट इज़ अ शॉक फॉर देम टू रियलाइज़ कि ओ गॉड, आई एम जस्ट 39 और मेरे नहीं हो सक रहा नेचुरली। सो दैट इज़ बिकॉज हम पंजाबियों की जो ओवरीज हैं लड़कियों की, दे एज फास्टर। तो एक्चुअली इसमें एक सच्चाई है कि सी द चांसेस ऑफ अबॉर्शन, चांसेस ऑफ abnormality बच्चे में, दे ऑल राइज आफ्टर द एज ऑफ 35, दैट इज़ बायोलॉजी। और उसका रीज़न ये है कि हम लड़कियों को जितने भी एग्स हैं हमारे पास, ओवरीज में एग्स हैं, तो जो ओवरीज के एग्स हैं वो हमें हमारी मदर की वूम से मिल रही हैं। आप समझो, जब हम अपनी माँ की कोख में थे तब हमें एक फ्री सप्लाई ऑफ एग्स मिल रहा था। जिस मिनट हम पैदा हुए हमें वो एग्स मिलने बंद हो गए। अब कोई तरीका नहीं है कि मैं वो नए एग्स प्रोड्यूस कर लूँ, जो है सो है। एज के साथ बिना कुछ किए वो ख़त्म होते जाते हैं, तो उनका रेट ऑफ डिक्लाइन एज के साथ बढ़ता है। एंड दैट इज़ वाई हमारी फर्टिलिटी एज के साथ कम होनी ही होनी है। यू कैन नॉट चेंज दैट बेसिक फैक्ट। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम इनफर्टिलिटी वाले कि इसका कुछ कर लें।
मैम ये फिर आपने आंसर सिर्फ फीमेल्स को लेके किया, व्हाट अबाउट मेल? मेल्स का तो क्या है, उनकी तो फैक्ट्री है स्पर्म्स की, हर 3 महीने पे 88 डेज के आसपास स्पर्मेटोजेनेसिस दोबारा होगा. सो यू विल मेक फ्रेश स्पर्म्स आफ्टर 75 तो to 88 मतलब days. कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स को ही नहीं, ये आप जो एज वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसका आंसर ये है कि एज एंड फर्टिलिटी विल डिपेंड ऑन द फीमेल फैक्टर मोर देन द मेल फैक्टर, मच मोर. जब हमारे पास इनफर्टिलिटी का कोई भी कपल आता है तो उनका क्या सक्सेस रेट होगा, वो देखने की जो फर्स्ट 2 चीज़ें होती हैं ना, वो है होने वाली माँ की एज और होने वाली माँ का वेट. ये दोनों चीज़ें जितना ज़्यादा होंगी उतना सक्सेस रेट कम हो जाता है. तो अगर मैं ये बोलूँ कोई गर्ल 25 ईयर ओल्ड है, मैरिड है एंड हस्बैंड इज ऑल्सो बिलो 30, तो दे हैव फुल फ्रीडम कि वो 4-5 साल कोई दिक्कत नहीं है. पहले चेकअप करा लो. पहले चेकअप करवा लो. अगर चेकअप आपका बिल्कुल ठीक है तो यस यू कैन वेट आराम से. अच्छा, तो मतलब ये मिथ्स वाली बात नहीं है कि मतलब ये आराम से ये चीजें डिस्कस की जा सकती है. एक ऐसी चीज़ है जो डिस्कस होनी चाहिए. आई थिंक प्री मैरिज जो लड़का लड़की हैं उनको बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब आजकल आने लग गए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए. पहले नहीं आते होते थे, 5 साल पहले बहुत रेयर होता था कि भी कंसेप्शन से पहले ही पूछने आ जाते हैं, मैम दिस इज़ आवर एज, दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग, क्या हम करें प्लान कि कैन वी वेट, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ ब्यूटीफुल. बिल्कुल ठीक है मैम. मैम व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव वेज? अगर मैं ऑल्टरनेटिव वेज की बात करूँ, मैं सीधा IVF के ऊपर आ रहा हूँ. व्हाट इज़ IVF? क्या उसका भी इनफर्टिलिटी के साथ कोई लेना देना है या उसके ट्रीटमेंट के थ्रू भी प्रेगनेंसी की जाती है? ये इसी का पार्ट है RPL का या सेपरेट है? सी IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इन विट्रो मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी. जब हम एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं, दोनों को इकट्ठे रखते हैं और स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है, तो हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो ये शुरू ही इसलिए हुआ है कि जिन कपल्स में ये पार्ट नहीं हो पा रहा है उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. डायग्नोज कर लिया आपने कि भाई देखो इनको तो बच्चा नहीं लग, हो सकता है ट्यूब्स बंद हो सकता है स्पर्म्स बहुत कम है. यू नीड अ सर्टन बेसिक लो थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, एक लोअर लिमिट चाहिए जिसके ऊपर अगर स्पर्म्स होंगे तभी जाके एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे. लेट्स से स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी बिल्कुल लो है, तो उस केसेस में IVF बहुत अच्छा है. एडवांसिंग एज में एग्स कम है, नहीं लग रहा है, बहुत साल हो गए बच्चा नहीं लग रहा है, ट्यूबें बंद हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए IVF इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन. नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल IVF इज़ अ बून. आर दीज ट्रीटमेंट्स आर सोल्यूशन और अ प्रॉब्लम फॉर इन फ्यूचर? कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है और उससे मेरा बेबी प्लान आउट हो गया, तो इससे मुझे फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आने वाली हैं? IVF डन वेल, done for the right reasons is a very good solution for a very major problem. जैसे आपने शुरू में बोला कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, सो IVF उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है. हाँ, सबके लिए नहीं है, पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी है. RPL में IVF का एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जब तक कि आपको कॉज डायग्नोज नहीं हो रहा है. आप एम्ब्रियो क्वालिटी के लिए IVF कर सकते हो, उसके बाद आप एम्ब्रियो की टेस्टिंग करवा सकते हो कि इज़ द एम्ब्रियो क्वालिटी गुड. So you can take the good embryos and transfer them and give a better result. जब इनफर्टिलिटी की बात हो रही है ना, तो हमारे समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जिस चीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है ना, सबसे ज़्यादा स्कैम्स भी उसी चीज़ में होते हैं. और जितनी एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से इस चीज़ की चलती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हर पेरेंट को या हर कपल को ये ज़रूर है कि मुझे मदर बनना है या फादर बनना है. ये चीज़ तो उनके अंदर है ही, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है. बिल्कुल. कोई ऐसे 2 या 3 एग्जांपल्स देना चाहो कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है? ऐसे कोई मिथ्स, ऐसे कोई एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हो कि सोशल मीडिया से देख के या कहीं से इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने स्टेप्स लिए हों जो कि बिल्कुल ही गलत है? ये जो कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे ही आता है शायद, कि ट्रीटमेंट से आपकी ये जो मांस की रसौलियाँ घोल देंगे. मुझे नहीं पता कौन सी ट्रीटमेंट है ये, पर वो नहीं है, वो ठीक नहीं है. कोई भी जो फाइब्रॉइड्स या मांस की रसौलियाँ हैं वो दवाइयों से या वो उनके कॉन्कॉक्शन से नहीं घुलने वाली हैं. सेकेंड ऑफ ऑल, हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे आपको मिल रही है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ठीक हो. ये कई आते हैं टॉनिक्स मेल्स के लिए, बट ये जो जिस नाम से इसे बेच रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट.
वो उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। जो भी चीज़ आपने अपनी बॉडी में डालनी है प्लीज़ इंश्योर आप पहले चेक कर लो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एंड आर दे एक्चुअली डूइंग यू एनी गुड, क्या वो आपको कोई फ़ायदा कर रहे हैं। ब्लाइंडली किसी ट्रेंड को मत फॉलो करो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। हर उस वुमन को जिसको ये फील होता है कि मेरा बेबी लॉस हुआ है उसकी वजह से, उसकी खुद की वजह से, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपकी वजह से नहीं हुआ है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम निकलती भी है तो भी आपकी वजह से नहीं है, वो उस प्रॉब्लम की वजह से है। अपने आप को कॉज से सेपरेट रखो। किसी भी यंग लड़की के लिए एक अबॉर्शन बहुत ही फिज़िकली एंड मेंटली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। हम एज अ सोसाइटी, एज पार्टनर्स, हमें चाहिए कि हम उनको हर चीज़ में सपोर्ट करें, उसकी रिकवरी में सपोर्ट करें, एज मे बी एज पार्टनर्स, एज रिलेटिव्स, एज पेरेंट्स। हमें चाहिए हम उनका दर्द समझें, उनको उसके थ्रू अच्छी तरह नेविगेट करवाएं, गाइड करवाएं एंड गेट हर टू अ प्लेस वेयर शी इज़ हैप्पी अगेन। सो डोंट लेट एन अबॉर्शन डिफाइन यू, यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड दैट ऑल्सो। उसको ओवर पावर मत करने देना। एंड like I said, there is a very good chance even after 3 consecutive abortions, 3 बार लगातार बच्चा ख़राब होने के बाद भी चौथी बार ऑलमोस्ट 70% चांस है कि आप बिना किसी ट्रीटमेंट के आपके सब कुछ ठीक जाएगा। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारो एंड डोंट गिव अप। अपने डॉक्टर से मिलो, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, सबसे पहले तो डायग्नोसिस करवाओ, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो एंड आई एम श्योर आपकी फैमिली कंप्लीट होगी। मैम, इस पॉडकास्ट में मैं एक चीज़ तो जानना हूँ कि वुमेन के साथ साथ मेल का भी उतना ही रोल प्ले होता है, मेन का भी उतना ही रोल प्ले होता है। तो हस्बैंड को मैसेज क्या देना चाहोगे? हमने वुमेन के लिए तो ले लिया कि शी इज़ एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। देखिए, हम सिर्फ एक्सटर्नली बात कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, वुमेन फिजिकली अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है। बिल्कुल, आप जितना मर्जी कह लो कि मुझे तेरे दर्द का एहसास है, पर नहीं हो सकता जो वो एक्सपीरियंस कर रही है। तो एक हस्बैंड को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर उसकी वाइफ इस स्टेज से निकल रही है तो व्हाट इज़ द राइट मैसेज फॉर हिम? अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, बी अ टीम। तुम दोनों ने शादी की है, नाउ बी अ टीम, फेस एवरीथिंग टुगेदर। उसको अकेले मत छोड़ो टू गो थ्रू दिस। शी विल नीड यू, शी नीड्स हर हस्बैंड अ लॉट इन दिस टाइम टू अंडरस्टैंड। कोई कुछ भी कहे, कोई 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग 1000 बातें सुना के जाएंगे, लेकिन अगर एक हस्बैंड साथ उसके खड़ा है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, चल हम दोनों फिर से चलते हैं, चलो हम डॉक्टर से मिलते हैं, हम अपना फिर से ट्रीटमेंट कराते हैं, लेट्स डू दिस टुगेदर, उतना ही बहुत है सुनने के लिए। अगर हस्बैंड बोल दे कि यार हाँ इसमें कोई ब्लेम थोड़ी है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, उतना ही सुनना बहुत है। या इवन लाइक आई सपोर्ट यू, आई एम देयर फॉर यू, आई लव यू, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट बी देयर, उसकी बात सुनो। कई बार यही होता है लड़कियों के लिए कि दे रिप्रेस, यही जितना बड़ा ट्रॉमा हुआ है, अच्छा किसी से ज़्यादा क्या बात करनी, चलो मैं रिप्रेस कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बता पाते, कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली अंदर क्या लग रहा है। सो हस्बैंड को यही बोलूँगी कि भाई प्लीज़ मेक हर टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करवाओ, लेट हर गेट इट आउट ऑफ हर, और वो टाइम लगता है। क्या सब पेरेंट्स बन सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एवरीबडी कैन बी अ पेरेंट, कि नहीं सबको ये नसीब नहीं हो सकता? हाँ देखो, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो यही चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स बने। मैं ये कहूँगी जो भी बनना चाहता है वो तो ज़रूर बने। आई वुड से कि हाँ देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इफ़ यू वांट टू बी अ पेरेंट एंड योर एज इज़ लेस एंड एवरीथिंग एल्स, यू विल बी अ पेरेंट। डरो मत। आपका लास्ट मैसेज उनके लिए क्या होगा जो कहना चाहते हैं कि लेट्स ट्राई वन मोर टाइम? तो क्या मैसेज होगा आपका? डॉक्टर से मिलो, टेस्ट करवाओ, डायग्नोज करवाओ और करो ट्राई, हो जाना चाहिए। भगवान का नाम लेके ट्राई करो, हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई लाइफ का रिस्क तो नहीं है मैम? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कॉज देखो, डायग्नोज करवाओ, अगर मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो भी, एंड ट्रीटमेंट लो। एक इसी में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के भी, अच्छा हमने अब ट्राई करना है तो आप डॉक्टर से पहले मिलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपका RPL है, अगर आपके
रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, तो आई वुड एडवाइस कि प्रेगनेंसी ट्राई करने से पहले आप डॉक्टर से मिलो, तो वी कैन गो अबाउट इट बेटर। हम हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। मैम कोई एक स्टोरी आप शेयर करना चाहते हो जिससे कि आपको लगे कि सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या स्ट्रेंथ मिलेगी? कोई एक स्टोरी आपके करियर में जो आपको लगे कि आपको भी जिसने थोड़ा सा शौक में डाला हो कि ये दिस इज़ पॉसिबल और हमने अच्छा किया जो किया। ओके, सो हमारे पास एक पेशेंट आई थी, इनफर्टिलिटी 7 years, 11 failed IUIs, 2 failed IVFs इन कनाडा, 29 years पे, और उसको कनाडा में बोल दिया गया था कि आपका अपना बायोलॉजिकल बच्चा नहीं होगा, आप कुछ और सोचिए, आपसे नहीं होना है। सो वो हमारे पास आई थी, शी केम फॉर 2 months and we did a cycle of IVF and she conceived with her own eggs, with her own biological child. We sent her back with a good heartbeat. So that was very fulfilling for us कि मतलब ऐसा भी हुआ है। So मतलब मैडम होप इज़ देयर। Hope is always there. Hope is the one thing जिसके सहारे हम सारे चल रहे हैं, and I think उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सो आपने सारी इन्फॉर्मेशन सुनी मैम से, और मुझे भी एक चीज़ जो समझ आई है वो ये है होप। तो अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं, आई एम अ पेरेंट, सो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि जो भी बनना चाहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सो अगर आप भी पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन आपने अगर उम्मीद छोड़ दी है, तो मैं फिर यही बोलूँगा, जैसे मैम ने जैसे बताया कि 5 बार 6 बार RPL होने के बाद भी लोगों ने कंसीव किया है, तो आप भी पेरेंट्स बन सकते हैं। सो अगर ज़रा सा भी आपको लगा हो कि हाँ मुझे नहीं ट्राई करना है या मैं गिव अप कर दिया है, तो एक बार आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। यू कैन डिस्कस विद मैम, मैं इनका लिंक, इनका इंस्टाग्राम हैंडल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मैम, आप अपॉइंटमेंट लेकर डायग्नोस कीजिए या किसी से भी डायग्नोस कीजिए जो आपको समझ आता है, बस गिव अप मत कीजिए। एंड गाइज एंड फैमिलीज, डोंट ब्लेम सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि जिस बात का आपके पास सबूत नहीं है तो आपको कहना भी नहीं चाहिए। सो इफ़ यू हैव 100% प्रूफ कि हाँ इसी की गलती है, देन से, अदरवाइज आप सिर्फ ब्लेम करके किसी ना किसी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, विच इज़ द मेजर रीज़न ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।